नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे। कल परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालने सीख गए थे। मतलब कि दो दी हुई संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने सीख गए थे। दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब कल हम लोग देख चुके थे कि कोई भी दो दी हुई संख्या दी रहे और उसके बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब इसके बाद जानना है अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं जीरो है। जैसे परिमेय संख्या में क्या था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही जस्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हो जाएगा √2, √3। इसी प्रकार जितना भी रूट का है सब अपरिमेय संख्या। ये नहीं √4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए √4 नहीं लिखेंगे। √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। जैसे 0.10, 110, 1110। इस तरह से जो डॉट संख्या आते जाएगा वो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या के बाद जानना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर और वास्तविक संख्या को बोला जाता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे R से प्रकट किया जाता है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
दोनों के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसे रियल नंबर को r से प्रकट किया जाता है। ठीक है, लिख लें। लिख लिए। जैसा कि वास्तविक संख्या आप लोगों को समझाए हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और या परिमेय संख्या भी हो सकता है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और या परिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या, इसी को लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय या परिमेय संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है और यह परिमेय संख्या भी। अठारह सौ 1870, अगला पॉइंट लिखेंगे। 1870 के दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ये जो 1870 के दशक में क्या हुआ था कि दो जर्मन गणितज्ञ थे, मतलब कि दो ये विद्वान थे, गणितज्ञ, बहुत रिसर्च किए थे और मतलब अब आगे लिखेंगे। 1870 में दो गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ने भिन्न विधियों से सिद्ध किया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत 1870 में दो गणितज्ञ कैंटर और डेडेकिंड ने भिन्न विधियों से सिद्ध किया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, और
और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। मतलब कि 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने भिन्न भिन्न विधि से सिद्ध किया था कि प्रत्येक दो गणितज्ञ जो था कैंटर और डेडेकिन ने भिन्न भिन्न विधि से सिद्ध किया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा को ही वास्तविक संख्या रेखा बोला जाता है। संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या। मतलब कि प्रत्येक बिंदु का एक अद्वितीय मतलब एक अलग बिंदु सबका एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है। मतलब जहाँ भी ये बिंदु होगा ये एक वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो √2 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, सबका एक फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, लिख लें। उसके बाद आगे क्वेश्चन बताएंगे तब थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से समझ में आएगा। लिख लिए। अब एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √2 निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का स्थान √2 का स्थान निर्धारित या निरूपित कीजिए। मतलब कि √2 है अपरिमेय संख्या और संख्या रेखा पर हम लोग जब भी संख्या रेखा बनाते हैं तो अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे 0 1 2 3। इधर 0 के बाएं साइड लेते हैं -1 -2 -3, इस तरह से लेते हैं। और इसमें बोल रहा है क्या, संख्या रेखा पर √2 का स्थान, √2 मतलब कि होगा कहाँ ये दिखाने बोल रहा है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ये संख्या रेखा सबसे पहले बनाना है। सॉल्यूशन में एक 1 यूनिट का वर्ग बनाना है। 1 यूनिट का वर्ग बनाना है और नाम दे देना है A B C और ये O है, मान लेते हैं ये O है। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा माना कि 1 एक इकाई वाले भुजा वाले वर्ग OABC है। मतलब कि OA 1 यूनिट है, AB 1 यूनिट है। मतलब वर्ग में चारों साइड इक्वल होता है और OA बराबर 1 यूनिट, AB 1 यूनिट, BC 1 यूनिट और OC 1 यूनिट। उसके बाद एक अपने से इसका विकर्ण लेना है।
ठीक है, मतलब कि ओ से बी तक का विकर्ण लेना है। अब देखिए ए जो है ओ बी ये ट्रायंगल बन गया, और हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब जब ये 90 डिग्री होता है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यानी ओ ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। अब जानते हैं हम लोग कि जब समकोण त्रिभुज रहता है तो पाइथागोरस परिमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें जो दो कोण, जहाँ से कोण के सम्मुख वाले जो भुजा होता है उसको बोला जाता है कर्ण, और जिस पर ए नीचे जो रहता है इसको आधार, और ये लंब। तो जानते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार ओ ए का स्क्वायर। यदि ओ बी बराबर लिखेंगे तो इधर स्क्वायर है, बराबर के इस पार ले जाएंगे तो रूट आ जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब ए बी कितना है 1 यूनिट है, यानी 1 का स्क्वायर, और ओ ए कितना 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 2 यानी √2। ये जो आया ओ से बी ये आया √2। अब क्या करना है, प्रकार का एक नोक यहाँ रखना है और पेंसिल वाला नोक यहाँ रखना है, यहाँ से चाप खींचना है। जिस बिंदु पर आएगा, मान लेते हैं ये बिंदु पर आएगा तो √2 यही हुआ, ठीक है, लिख लें। यदि नहीं समझ में आया होगा कि कहाँ प्रकार का नोक, मान लेते हैं कि ये प्रकार है और ये पेंसिल मान लेते हैं, इस प्रकार लगाएं और एक बिंदु रखना है, मतलब प्रकार का नोक जो रखना है सो इसमें रखना है, और पेंसिल वाला यहाँ रखना है, इसमें रखना है। यहाँ से जो चाप आएगा जहाँ पर कटेगा संख्या रेखा पर, ये आएगा √2, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे उदाहरण 4 में है कि संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए। अगर बोल रहा है √3, जिस प्रकार √2 बनाए उसी प्रकार √3 भी बनेगा। बहुत आसान तरीका है, देखिए। जैसे ये संख्या रेखा बनाए, मान लेते हैं ये संख्या रेखा है और 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 3 इधर लेते हैं -1 -1। सबसे पहले जिस प्रकार सेम उसमें 2 तक बनाया था वहाँ तक, तो इसमें भी बनाना होगा सेम 2 तक बनाना होगा। मान लेते हैं ये बी सी और ये है ओ, प्रत्येक का कितना है 1 यूनिट। लिखेंगे माना कि एक इकाई, यानी वो एक इकाई या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। माना कि एक इकाई भुजा वाले वर्ग ओ ए बी सी है, मतलब कि एक इकाई वाला ये भुजा है ओ ए बी सी ओ सी, प्रत्येक एक भुजा है और प्रत्येक भुजा के लंबाई कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 इकाई, ठीक। लिखेंगे अब जिस प्रकार उसमें लिखे थे, ए यहाँ से लेना है वर्ग, इस वर्ग का विकर्ण, और उसके बाद लिखना है कि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
ये कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह लिखें कि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर। अब ओ बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी बराबर लिखेंगे ओ ए कितना है, प्रत्येक का लिए हैं 1 यूनिट, तो ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ए बी भी भुजा है तो 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 हो जाएगा रूट 2। यानी जो ए ओ बी आया तो आया कितना, रूट 2। लेकिन हम लोगों को ए दिखाना है रूट 3। अब इसके आगे लिखेंगे नाउ, एक सबसे पहले यहाँ से इसको आधार मानकर ओ बी को आधार मानकर एक लंब खींचना है, इस पर ओ ए पर लंब खींचना है। लिखेंगे कि ओ बी पर एक अपने से मतलब यहाँ से मिला देना है बिंदुओं पर, और इसका नाम दे देते हैं डी। मान लेते हैं कि ओ बी पर क्या किए, एक लंब खींचे, ओ बी पर लंब क्या खींचे, बी डी। ओ बी पर लंब बी डी खींचे, ठीक है। अब जब लंब खींचे तो क्या हो गया, ए हो गया समकोण त्रिभुज, यानी ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी में क्या होगा, ओ बी डी में ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लागू होगा। यह ओ डी स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं ये। और ये जो बी डी ले जो खींचे, सो बी डी क्या है, 1 यूनिट है, लिख देना है बी डी बराबर 1 यूनिट, ठीक है। बी डी बराबर 1 यूनिट। और ये तो ओ बी, और क्या है ओ बी बराबर तो मेरा पहले निकल चुका है रूट 2, उन्हें लिखेंगे त्रिभुज ओ बी डी में लिख रहे हैं। इसका यानी ओ डी का स्क्वायर लिखेंगे तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये पहले भी लिख सकते हैं कि बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे ओ डी का स्क्वायर बराबर, नहीं स्क्वायर है तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अब ओ बी कितना आया, ओ बी देखिए यहाँ रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी डी कितना लिए, 1 यूनिट लिए, यानी यहाँ से जो लंब डाले हैं ये कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट लिए हैं ये भी, तो इसका लिखेंगे 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का। जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 कितना होगा, 2 और 1 रूट 3, यानी ओडी जो आएगा सो रूट 3 आएगा। अब जिस प्रकार उसमें बताए थे कि प्रकार का नोक कहाँ रखना है, इस पर रखना है, और पेल्सिन वाला प्रकार का नोक जो रखना है सो ये ओरिजिन मतलब ओ पर रखना है यहाँ पर, और ये पेल्सिन वाला नोक इस पर रखना है यहाँ इस बिंदु पर, और प्रकार वाला यहाँ से जो आएगा, प्रकार को घुमाएंगे यहाँ जो आएगा जहाँ मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ आएगा तो ये हो गया रूट 3, यानी जो रूट 3 आएगा सो यहाँ आएगा। इस प्रकार से अपने आप अच्छे से यहाँ से मिलाएं, ठीक है, अच्छे से समझ के लिखें। यदि समझ में नहीं आया तो फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, क्वेश्चन क्या है।
एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या यह सत्य असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। आंसर में क्या बताए थे? वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या, या तो सिर्फ परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या। बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आप लोगों को पहले बता दिया वास्तविक संख्या किसको बताएं क्या होता है। सो लिखेंगे सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन में है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या आप लोगों को बताएं कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ये क्या होगा? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर में होगा, समझे पहले क्वेश्चन बोल रहा है क्या? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। मतलब संख्या रेखा का जो बिंदु संख्या रेखा जो बनाएंगे उसका प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो इसमें क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि जैसे संख्या रेखा लिखते हैं 0 1 2, तो प्रत्येक क्या होता है? रूट के रूप में नहीं रहता है। मतलब रूट के रूप में उसको नहीं रहता है, तो लिखेंगे क्या? असत्य। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत
संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। मतलब कि समझने बढ़ने से बोल रहा है क्या, जो प्रत्येक संख्या रेखा है सो प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। मतलब जो भी लेंगे संख्या रेखा पर बिंदु वो रूट एम के रूप में, मतलब यहाँ ये नहीं कि रूट जीरो रूट ए, मतलब एम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2, इस प्रकार प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, एक से शुरू होता है, तो 1 2, तो प्रत्येक बिंदु क्या होता है रूट, इस तरह रूट के रूप में होता है, संख्या रेखा में नहीं होता है। इसलिए क्या लिखेंगे असत, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जैसे कि जीरो लेंगे -1 तो किसी माइनस का वर्गमूल करेंगे तो माइनस क्या होगा, ये यदि -1 का वर्गमूल करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा क्या +1। जैसे -2 का वर्ग करेंगे क्या होगा +4। तो कोई भी ऋण संख्या का कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। जैसे कि ऋण संख्या जैसे -1 है, इसका जैसे -1 है तो इसका प्राकृतिक संख्या 1 का जो वर्गमूल करेंगे यानी -1 का वर्ग करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, मतलब माइनस में ये नहीं आएगा, इसलिए इसको असत है। ठीक है, लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पहला का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। आंसर में क्या होगा, असत होगा। क्यों असत होगा बताते हैं, क्यों असत होगा। सो बोल रहा है क्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। जैसे उदाहरण में लेंगे, जैसे उदाहरणार्थ मतलब इसी मतलब उदाहरण में लेंगे, जैसे मान लेते हैं 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लिख लें। लिख लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे समझिए, पहले बोला है क्या, धनात्मक पूर्णांक कहाँ से होगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरह 5 6, ये धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव वाला जो है उसको बोलते हैं धनात्मक इंटीजर। ठीक है, बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। जैसे सबका वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय होगा, √3 का अपरिमेय होगा, लेकिन √4 का जो वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा कि इसका हो जाएगा 2। तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या। वही लिखेंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, तो लिखेंगे, लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय
अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे लेंगे √4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 2। 2 एक क्या? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जैसे और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे √9 का वर्गमूल करेंगे 3, √16 का वर्गमूल करेंगे 4। इस प्रकार से सभी ये मतलब कि ये सेट है, मतलब कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या भी होगा और परिमेय संख्या मतलब कि जैसे कि √4 है, इसको 2 लिख सकते हैं वर्गमूल करेंगे तो ये क्या है? परिमेय संख्या। √9 का है 3 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। √16 का वर्गमूल करेंगे 4 भी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जिस प्रकार संख्या रेखा पर √2 और 3 बताएं, उसी प्रकार अब बोल रहा है √5 को कैसे बनाना है? जैसे 2 का बनाएं, √2 बनाएं, उसी प्रकार यहाँ से एक लम्ब डालें, तब रूट यहाँ से मिलाएं, तब √3 आया ये वाला। इसी प्रकार यहाँ से फिर लम्ब डालना है, यहाँ आएगा √4। इसी प्रकार फिर यहाँ से लम्ब डालना है, फिर आएगा √5। इसी प्रकार से बनाइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला क्लास में ये होगा। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे YouTube चैनल को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।